अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। हमने मटेरियल के चैप्टर के हवाले से कुछ टॉपिक कंसिडर किए थे, दैट इज़ अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। फर्दर डिटेल अबाउट द मटेरियल, कुछ बेसिक बातें हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस की थी अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ मटेरियल। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोसीजर मींस कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, देन वैल्यूएशन मेथड कि स्टॉक को वैल्यू करने के कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, फाइफो, एफको, लाइफो और पीरियोडिक मेथड, एंड इफेक्ट ऑफ वैल्यूएशन मेथड ऑन प्रॉफिट कि आपके पास डिफरेंट कंडीशन में हमने कंसिडर करना है, लाइक इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस और इन टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइसेस आपके पास किस मेथड के तहत कैलकुलेट की हुई स्टॉक वैल्यूएशन ग्रेटर होगी या प्रॉफिट ग्रेटर होगा या कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस होगी। ये पॉइंट हमने इसमें कंसिडर करने हैं। फर्स्ट बात करते हैं अबाउट इन्वेंट्री की टाइप की। फॉर रिटेलर, रिटेलर कौन है? ये जो चीज़ें जो ख़रीदता है उन्हें एज इट इज़ सेल कर देता है। तो रिटेलर के लिए जो भी गुड्स उसने परचेज़ की हैं फॉर रीसेल पर्पस वही उसकी इन्वेंट्री है। लेकिन मैन्युफैक्चरर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ परचेज़ करके उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इम्प्लाई करता है और फिर उन्हें सेल करता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज़ पॉसिबल कि उस मैन्युफैक्चरर के पास कुछ रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, कुछ सेमी फिनिश गुड हों मींस कि जिन पे कुछ हद तक काम हो चुका है और कुछ मज़ीद काम होना है, और कुछ फिनिश गुड्स हों। तो मैन्युफैक्चरर के लिए जो टाइप ऑफ इन्वेंट्री है इट कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड। ये वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस आप कुछ भी कह सकते हैं। अगेन हम क्लासिफिकेशन के मुतालिक बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल किसे कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग और सेलिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज, या किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या सेल करने के लिए जो मटेरियल यूज़ हो रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो आपके पास मटेरियल यूज़ हो रहा है, दैट इज़ सेड टू बी डायरेक्ट मटेरियल। एग्जाम्पल, आपके पास डायरेक्ट मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है वो है रॉ मटेरियल, और जो सेलिंग पर्पस के लिए डायरेक्ट मटेरियल कंसिडर किया जाता है दैट इज़ सेड टू बी पैकिंग मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू इंडिविजुअल आइटम। एक तो उसकी डेफिनेशन है कि हम आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितना मटेरियल इस पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए खर्च हुआ। लाइक क्लीनिंग फ्लूइड फॉर क्लीनिंग मशीन, मशीन को क्लीन किया जाता है। अब इस सिलसिले में मशीन को क्लीन करने के बाद उससे कितने यूनिट प्रोड्यूस किए गए एंड देन दोबारा उसे क्लीन करने की ज़रूरत पड़ी, इसको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन टू बी इनडायरेक्ट मटेरियल। सेकंड, आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं उसे कि मटेरियल जो कि निग्लिजिबल अमाउंट में यूज़ हो रहा है, बहुत ही मामूली अमाउंट में यूज़ हो रहा है। जैसे कि चेयर्स या फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते वक्त जो नेल्स यूज़ होती हैं वो बहुत कम है, और इसी तरह थ्रेड एंड बटन जो यूज़ हो रहा है शर्ट मेकिंग के बिज़नेस में, तो उसकी भी क्वांटिटी जो है वो बहुत ही मामूली है। सो दैट इज़ वाई इसे भी इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। अब हम डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीजर की बात करेंगे। तो सबसे पहले फैक्ट्री में मटेरियल रिक्वायर किया जाता है, प्रोडक्शन उन्होंने करनी है फैक्ट्री वालों ने, तो दे नीड मटेरियल। तो वो क्या करेंगे? वो एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे जिसमें वो कहेंगे कि उन्हें मटेरियल चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट फैक्ट्री से इशू किया जाएगा किसको? स्टोर डिपार्टमेंट को। सो इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है मटेरियल रिक्विजिशन। सो इट इज़ इशूड बाय फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, और किसको इशू किया जाता है? स्टोर डिपार्टमेंट। उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। देन अगर स्टोर डिपार्टमेंट के पास वो मटेरियल है तो वो इशू कर देंगे, लेकिन अगर स्टोर डिपार्टमेंट के पास वो मटेरियल नहीं है तो वो ये एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे परचेज़ डिपार्टमेंट को कि ये पर्टिकुलर मटेरियल उन्हें परचेज़ करके दिया जाए। अब जिस डॉक्यूमेंट में स्टोर डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करते हैं परचेज़ डिपार्टमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है परचेज़ रिक्विजिशन। सो इट इज़ सेड टू बी डॉक्यूमेंट इशूड बाय स्टोर डिपार्टमेंट टू परचेज़ डिपार्टमेंट। थर्ड है परचेज़ ऑर्डर। अब अगर जो परचेज़ डिपार्टमेंट है उसने पहले से कुछ सप्लायर सेलेक्ट किए हुए हैं, तय किया हुआ है डिफरेंट सप्लायर से, नेगोशिएट किया हुआ है उनके साथ कि कितनी क्वांटिटी पे उन्हें कितना डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, तो इन दैट केस परचेज़ डिपार्टमेंट ऑर्डर देंगे
सप्लायर को, और जिस डॉक्यूमेंट पे ये ऑर्डर दिया जाएगा उस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है परचेज ऑर्डर. सो दिस इज सेड टू बी डॉक्यूमेंट इशूड बाय परचेज डिपार्टमेंट टू द एक्सटर्नल सप्लायर. अब एक्सटर्नल सप्लायर ने क्या करना है? एक्सटर्नल सप्लायर ने आपका ऑर्डर पे काम शुरू कर देना है, और जैसे ही आपका ऑर्डर तैयार होगा वो ये ऑर्डर जो भी गुड्स आपने मंगवाई हैं वो आपको भिजवा देगा. अब वो जब आपको गुड्स भिजवाएगा तो उसके साथ एक नोट भी भिजवाएगा, जिसे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स डिलीवरी नोट कहा जाता है. उस डिलीवरी नोट में सप्लायर डिटेल मेंशन करेगा कि क्या क्या आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी में वो आपको भेज रहा है, राइट. तो जब आपको सामान मिलेगा, गुड्स मिलेंगी, साथ ही उसके गुड डिलीवरी नोट मिलेगा. उस गुड्स डिलीवरी नोट की मदद से आप अपने पास अपना स्टोर रिकॉर्ड अपडेट करेंगे. आप उस गुड डिलीवरी नोट की मदद से एक और डॉक्यूमेंट, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दैट इज़ नेम्ड एज गुड रिसीव नोट. सो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिलीवरी नोट एंड इट इज़ यूज्ड टू अपडेट द इन्वेंट्री रिकॉर्ड. देन इसके बाद मटेरियल रिटर्न नोट है कि आप अगर मटेरियल रिटर्न कर देते हैं, मींस के अगर फैक्ट्री में सामान ज़्यादा आ गया है, उनकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो वो कुछ सामान वापस कर देते हैं. उसके साथ मटेरियल रिटर्न नोट में उस गुड्स की डिटेल बताई जाती है जो फैक्ट्री ने स्टोर को रिटर्न किया. सो इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड एनी अनयूज्ड मटेरियल विच आर रिटर्न टू स्टोर. कहाँ से? फैक्ट्री से वापस स्टोर के पास आ गया. इसी तरह आपके पास मटेरियल ट्रांसफ़र जो नोट है, मीन सम टाइम ऐसे होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट को मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल ट्रांसफ़र किया जाता है. तो किस डिपार्टमेंट में मटेरियल ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये जिस डॉक्यूमेंट में डिटेल लिखी जाती है उसे नाम दिया जाता है मटेरियल ट्रांसफ़र नोट. इट रिकॉर्ड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर. इसी तरह गुड रिसीव नोट, रिटर्न नोट है कि गुड्स जो आपने रिसीव की थी सप्लायर से, अगर उनमें से कुछ गुड्स आप रिटर्न कर देते हैं तो उसकी डिटेल जिस डॉक्यूमेंट पे लिखी जाती है उसे नाम दिया जाता है गुड रिटर्न नोट. एंड क्रेडिट नोट आपके पास इसी मकसद के लिए यूज़ होता है. चीज़ें रिटर्न करते हैं तो चीज़ें रिटर्न करने के हवाले से उसकी डिटेल या रिक्वेस्ट की जाती है सप्लायर से कि वो इन चीज़ों को रिटर्न कर ले, तो जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा जाता है उसे क्रेडिट नोट कहते हैं. स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड्स में फाइफो, लाइफो, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मींस फाइफो, लास्ट एंड फर्स्ट आउट लाइफो, क्यूमुलेटिव वेटेज एवरेज कॉस्ट और पीरियोडिक वेटेज एवरेज कॉस्ट है. तो फाइफो क्या है? मटेरियल्स आर इशूड फ्रॉम अ स्टोर इन ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव. जिस तरह आपने रिसीव किए थे उसी तरह आप इशू कर रहे हैं, यानी जो आपने मटेरियल पहले रिसीव किया था उसे पहले इशू किया जा रहा है, और जो बाद में रिसीव किया था उसे बाद में इशू किया जा रहा है. सो इट प्रोड्यूसेस करंट वैल्यू फॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो इस तरह आपके पास जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो लेटेस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड की जाती है. एंड सेकंड, आउटडेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट सो रिजल्ट इन आवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. लेकिन जब हम प्रोडक्शन को मटेरियल इशू कर रहे हैं तो ये बहुत पहले जो जिस प्राइस पे हमने ख़रीदा था मटेरियल उस प्राइस पे से इशू कर रहे हैं. सो इट मीन्स दैट हम काफ़ी पुरानी प्राइस पे मटेरियल को इशू कर रहे हैं. जब हम पुरानी प्राइस पे मटेरियल को इशू कर रहे हैं, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हुए काफ़ी कम प्राइस हम जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल करेंगे. तो अगर कॉस्ट आपके पास कम आ रही है तो इसका मतलब है प्रॉफिट आपका ओवरस्टेट हो रहा है. सो आउटडेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट रिजल्ट इन आवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. अब एक सिंपल सी एग्जांपल की मदद से ऐसे सॉल्व आउट करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक आपके पास 200 यूनिट है और $10 पर यूनिट के हिसाब से आपका ओपनिंग स्टॉक मौजूद है. फिर आपने 200 यूनिट परचेज़ किए $12 पर यूनिट के हिसाब से, देन 300 यूनिट इशू किए, फिर 400 यूनिट परचेज़ किए एंड सो ऑन. तो इसको हम सॉल्व आउट करते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के मुताबिक. स्टोर लेजर कार्ड आप बनाते हैं जिसमें फाइफो के हवाले से डिटेल लिखी जाती है कि फाइफो के हवाले से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं. फर्स्ट कॉलम इसका रिप्रेजेंट करता है डेट की जिस डेट को सामान इशू किया गया या रिसीव किया गया. सेकंड मेन कॉलम रिसिप्ट है कि जिसमें हम उसमें कितनी क्वांटिटी रिसीव की गई, किस यूनिट प्राइस पर रिसीव की गई और उसकी टोटल अमाउंट क्या बनती है. इसी तरह इशंस में भी और बैलेंस में भी यही डिटेल मेंशन की जाती है. अब हमारे पास मेंशन किया गया ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी को.
तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे 1 जनवरी 2022 एंड वट एवर इट इज़ 22। तो ये पहले से सामान हमारे पास मौजूद है, बल्कि इसे ऊपर मेंशन कर देते हैं 1 जनवरी 22। ये 200 यूनिट पहले से हमारे पास मौजूद हैं। रेट इसका $10 पर यूनिट और प्राइस 2000 बनेगी। कितने यूनिट थे? 200। एक यूनिट की प्राइस $10, सो 200 इंटू 10, टोटल वैल्यू इसकी 2000 आ गई। देन नेक्स्ट डेट पे 5 जनवरी को हमने परचेज़ की 200 यूनिट $12 पर यूनिट के हिसाब से। ऑन 5 जनवरी 22 परचेज़ किए गए 200 यूनिट, एक की प्राइस $12 थी, तो टोटल वैल्यू होगी 2400। अब आपके पास दो टाइप का स्टॉक अवेलेबल है। फर्स्ट स्टॉक है 200 यूनिट जिसकी प्राइस पर यूनिट $10 है, सो टोटल वैल्यू 2000। और सेकंड स्टॉक का बैच जो है वो भी 200 यूनिट का है, लेकिन प्राइस पर यूनिट $12 है, सो टोटल वैल्यू इसकी 2400। जिस तरह अब हमारे पास दो स्टॉक के बैच अवेलेबल हैं कि जिनसे हम मटेरियल इशू कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास 8 को हमने इशू किए 300 यूनिट। 8 जनवरी को हमने इशू किए 300 यूनिट। तो इस 300 यूनिट में से 200 यूनिट हम पहले बैच में से इशू करेंगे $10 की, क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। देन उसके बाद टोटल चूँकि हमें 300 यूनिट इशू करने हैं, 200 यूनिट हम इशू कर चुके हैं, बाकी 100 यूनिट हम इस बैच में से, इस 200 यूनिट के बैच में से इशू करेंगे। ये बैच आपके पास $12 ईच का है, तो इसकी प्राइस आ जाएगी 1200। ना ये फर्स्ट बैच तो आपके पास कम्प्लीटली जो है इशू कर दिया गया। सेकंड बैच 200 का था, उसमें से 100 यूनिट इशू किए गए, बाकी 100 यूनिट आपके पास मौजूद हैं। तो ये बाकी 100 यूनिट आप मेंशन कर लेंगे। $12 पर यूनिट के हवाले से वैल्यू आ जाएगी इसकी 1200, राइट। 8 के बाद आपके पास नेक्स्ट डेट है 14। परचेज़ किए 400 यूनिट। 14 जनवरी को आपने परचेज़ किए 400 यूनिट और एक यूनिट की प्राइस 15 है, सो टोटल प्राइस आ जाएगी 6000। अगेन आपके पास दो बैचेस हो गए स्टॉक के। फर्स्ट बैच 100 यूनिट का जिसकी प्राइस पर यूनिट $12 और टोटल वैल्यू 1200 है। और सेकंड आपके पास बैच है 400 यूनिट का जिसकी प्राइस पर यूनिट 15 और टोटल प्राइस है 6000। नाउ आफ्टर 14 आपके पास 18 डेट को अगेन आपने 300 यूनिट इशू किए। 18 जनवरी 22 को आपने 300 यूनिट इशू किए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो ये जो पहला बैच है इससे पहले 100 यूनिट इशू कर दिए जाएंगे। एंड दूसरे बैच में से चूँकि टोटल हमने 300 यूनिट इशू करने हैं, 100 इशू कर चुके हैं, तो दूसरे बैच में से मज़ीद 200 यूनिट इशू किए जाएंगे एट द रेट ऑफ 15। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3000। अब फर्स्ट बैच तो एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। सेकंड बैच में 400 यूनिट थे, उसमें से 200 यूनिट इशू कर दिए, बाकी रह गए 200 यूनिट। तो इन 200 यूनिट की प्राइस 3000 आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डेट है 22 जिसको हमने परचेज़ किए 300 यूनिट $20 पर यूनिट के हिसाब से। 22 डेट है, राइट। 300 यूनिट परचेज़ किए और कितनी प्राइस के परचेज़ किए? $20 पर यूनिट। तो ये वैल्यू आ गई इसकी 6000। अगेन हमारे पास दो बैचेस आ गए। पहला ये बैच पड़ा हुआ है 200 यूनिट का जिसकी प्राइस पर यूनिट 15 है, वैल्यू 3000। दूसरा बैच जो अभी हमने ख़रीदा 300 यूनिट का जिसकी प्राइस पर यूनिट 20 और वैल्यू 6000 है। इसके बाद 22 के बाद 26 को हमने इशू किए 200 यूनिट। 26 जनवरी को इशू किए गए हैं 200 यूनिट। तो ये जो फर्स्ट बैच था 200 यूनिट का, इसी को इशू कर दिया जाएगा। अब फर्स्ट बैच एलिमिनेट हो गया, हमारे पास सिर्फ सेकंड बैच रह गया 300 यूनिट का $20 पर यूनिट और वैल्यू आ गई इसकी 6000। नाउ इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये आपके पास लास्ट में जो इन्वेंट्री अनसोल्ड रह गई है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये है 6000। देन अगर आपने फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड,
तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड के लिए जितना भी हमने मटेरियल इशू किया है इस सब को सम अप कर लेंगे. ऑल दिस मटेरियल दैट हैज़ बिन इशूड इज सम अप. सो ये 2000 प्लस 1200 32 प्लस 1200 44 प्लस 3074 प्लस 3000 10,400. सो 10,400 का मटेरियल इशू किया गया. जितना भी मटेरियल इशू किया था उसे सम अप कर लिया. सो दीज आर टू फिगर्स जो कि आपके पास रिजल्ट के तौर पे आई. 6,000 क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इशूड 10,400. अब हम बात करते हैं अबाउट द लाइफो मेथड. लाइफो मेथड में मटेरियल इशू किया जाता है एट वैल्यूड एट मोस्ट रीसेंट प्राइस. सबसे एंड पे जो हमने स्टॉक खरीदा था उससे पहले इशू करते हैं. इसका मतलब है रीसेंट प्राइस पे इशू किया जाता है. तो इस तरह आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट रियलिस्टिक है. मीन जो रीसेंट आपके पास स्टॉक की वैल्यू है उसी वैल्यू पे प्रोडक्शन कॉस्ट को मेजर किया जा रहा है. लेकिन इट प्रोड्यूस अनरियलिस्टिक लो क्लोजिंग इन्वेंटरी. लेकिन ये सिचुएशन है कि आपके पास क्योंकि लेटेस्ट स्टॉक आप इशू कर रहे हैं, आपके पास कौन सा स्टॉक बच जाता है? वो स्टॉक जो आपने काफ़ी पहले ख़रीदा था. तो बहुत पहले जो आपने स्टॉक ख़रीदा था, लाइक आप 31 दिसंबर को स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, जो मोस्ट रीसेंट प्राइस के स्टॉक हैं वो तो आपने इशू कर दिया प्रोडक्शन को. तो आपके पास कौन सा मटेरियल रह जाएगा? वो मटेरियल साल के शुरू में शायद आपने ख़रीदा हो. तो इन दैट केस आपके पास साल के शुरू में प्राइस काफ़ी कम होगी. सो इन दैट वे अनरियलिस्टिक लो क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू आएगी. अब इसी के हवाले से भी, लाइफो मेथड के हवाले से भी सेम एग्जांपल हम सॉल्व आउट करते हैं. तो सेम उसी तरह हमारे पास फर्स्ट 200 यूनिट फर्स्ट जनवरी को मौजूद हैं. यूनिट मौजूद हैं. एक यूनिट की प्राइस $10 है तो ये 2000 इसकी वैल्यू आ गई, राइट. देन इसके बाद 5 जनवरी को हमने परचेज़ की 200 यूनिट. 5 जनवरी को परचेज़ की 200 यूनिट. $12 पर यूनिट 2400 अमाउंट होगी. अगेन दो बैचेस हैं हमारे पास. 200 यूनिट एट द रेट ऑफ $10 पर यूनिट, वैल्यू है 2000. और 200 यूनिट जो अभी हमने ख़रीदे हैं 5 जनवरी को एट द रेट ऑफ $12 पर यूनिट 2400 के. नेक्स्ट हमारे पास 8 जनवरी को हमने इशू किए यूनिट. अब 8 जनवरी को इशू कर रहे हैं, ये है आपके पास लाइफो मेथड. तो लाइफो मेथड में जो हमने लास्ट में स्टॉक ख़रीदा था ना 200, इसको पहले इशू करेंगे. तो लास्ट में जो स्टॉक ख़रीदा था 200, इसकी प्राइस $12 पर यूनिट थी. 2400 ये इशू कर दिया. हमें इशू करने थे 300 यूनिट. उन 300 यूनिट में से 200 यूनिट इशू कर दिए. बाकी 100 यूनिट पहले बैच में से लिए जाएंगे क्योंकि टोटल हमें 300 यूनिट इशू करने. अब हमारे पास ये सेकंड बैच तो एलिमिनेट हो गया, ये तो सारे का सारा इशू कर दिया. फर्स्ट बैच के 200 यूनिट में से भी 100 यूनिट हमने दे दिए. अब रह गए वो यूनिट 100. तो 100 यूनिट की प्राइस $10 के हिसाब से आ जाएगी 1000. देन 8 के बाद 14 को परचेज़ किए 400 यूनिट. 14 डेट को परचेज़ किए 400 यूनिट एट द प्राइस ऑफ $15 पर यूनिट. तो ये वैल्यू आ जाती है 6000. अगेन दो बैचेस आपके पास स्टॉक के आ गए. 100 यूनिट एट द रेट ऑफ $10 पर यूनिट एंड 400 यूनिट एट द रेट ऑफ $15 पर यूनिट 6000 के. देन 14 के बाद 18 को हमने इशू किए 300 यूनिट. सो 300 यूनिट हमने इशू करने हैं 18 डेट को. 18 डेट को जब हम यूनिट इशू कर रहे हैं तो हमें ये लास्ट बैच में से लेने हैं क्योंकि मेथड है लास्ट एंड फर्स्ट आउट. तो लास्ट बैच में 400 यूनिट है, उसमें से 300 यूनिट हम इशू कर देंगे एट द रेट ऑफ $15. सो 300 यूनिट हमने इशू कर दिए $15 के हिसाब से. इनकी वैल्यू आ जाएगी 4500. अब अगेन हमारे पास दो बैचेस स्टॉक के अवेलेबल हैं. फर्स्ट बैच 100 यूनिट का एज इट इज़ वो हमारे पास मौजूद है $10 का, $1000 वैल्यू. और सेकंड बैच जो 400 यूनिट का था उसमें से 300 यूनिट इशू हो गए, इसमें से भी 100 यूनिट ही रह गए एट द रेट ऑफ $15 पर यूनिट. ये आगे वैल्यू इसकी 1500, राइट. तो ये आपके पास सेकंड बैच रह गया.
18 के बाद अब हमारे पास 22 डेट को हमने परचेज किए 300 यूनिट। 22 डेट को हमने परचेज किए कितने यूनिट, 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 20। तो इसे मेंशन करेंगे रिसिप्ट में 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 20, तो ये 6000 की वैल्यू के आगे। बैलेंस में पहले अब हमारे पास 2 स्टॉक के बैचेस थे, अब 3 हो जाएंगे। पहला बैच वही पुराना 100 यूनिट जिसकी प्राइस $10 पर यूनिट थी, 1000 का। सेकंड बैच अगेन 100 का, $15 पर यूनिट, $1500 की प्राइस का। एंड थर्ड बैच आपके पास 300 यूनिट जो अभी परचेज किया है, $20 पर यूनिट, 6000 का। देन 22 के बाद 26 डेट को इशू किए हैं 200 यूनिट। तो चूंकि लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड है, तो हमने क्या करना है कि आपके पास जो लास्ट बैच है स्टॉक का, इसमें से हमने ये इशू करनी है। जो लास्ट बैच है स्टॉक का, इस बैच में से यूनिट इशू किए जाएंगे। तो इस बैच में से जब यूनिट इशू किए जाएंगे तो 200 यूनिट इशू कर देंगे एट द प्राइस ऑफ 24,000 की वैल्यू के। अब पहला स्टॉक का बैच उसी तरह पड़ा हुआ है हमारे पास 100 यूनिट का, $10 पर यूनिट, 1000 का। सेकंड स्टॉक का बैच भी उसी तरह है 1500, और थर्ड स्टॉक का जो बैच 300 यूनिट का था, उसमें से 200 यूनिट इशू कर दिए, बाकी रह गए 100 यूनिट एट द प्राइस ऑफ $20। वैल्यू इसकी आ जाएगी 2000। अब अगर आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आपके पास आ जाएगी इन तीनों का सम, और ये आ जाती है 1000 प्लस 1500 प्लस 2000 इज़ 4500। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड और इशूड, इसके लिए आपने जितना भी मटेरियल इशू किया है उस सबको सम अप कर देंगे, लाइक ऑल दीज शुड बी एडेड। सो इट इज़ 2400, 1000, 4500, 4000। तो ये आपके पास अगर आप ऐड अप करेंगे तो 85, 95, 11,900 आपके पास स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी। राइट, सो दिस इज़ अबाउट लाइफो मेथड। थर्ड मेथड है हमारे पास क्यूमुलेटिव एवरेज कॉस्ट मेथड, जिसे एवको भी कहते हैं। ऑल क्वांटिटीज ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट वेटेज एवरेज कॉस्ट। जितना भी आपके पास स्टॉक मौजूद होता है उसे आप वेटेज एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, यानी ये नहीं देखते कि वो 200 का या 300 का, उसकी एवरेज प्राइस लेके उस पर वैल्यू किया जाता है। अ न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ईच टाइम। जैसे ही कोई स्टॉक आपके पास आप ख़रीदेंगे, अगेन सारे स्टॉक की एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही कोई स्टॉक आप इशू करेंगे, अगेन सारे स्टॉक की एवरेज प्राइस आपने कंसिडर करनी है, बल्कि नहीं सिर्फ डिलीवरी पे, सिर्फ आपने रिसिप्ट पे एवरेज प्राइस कैलकुलेट करनी है। इशुएंस पे तो आपके पास वही एवरेज प्राइस रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यूमुलेटिव वेटेज एवरेज प्राइस जो है उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ आइटम इन स्टोर, पहले से जो इन्वेंट्री वैल्यू आपके पास मौजूद थी उसकी वैल्यू, प्लस न्यू परचेज कॉस्ट, फिर आपने जो नया मटेरियल परचेज किया उसकी कॉस्ट, और इसको डिवाइड कर देना है क्वांटिटी जो पहले से आपके पास स्टोर में मौजूद है प्लस क्वांटिटी रिसीव्ड। तो इस तरह आप एवरेज प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। बेनिफिट इसका क्या है, इट इज़ सिंपल टू ऑपरेट, लेकिन प्रोड्यूस करता है इन्वेंट्री वैल्यू एंड प्रोडक्शन कॉस्ट लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम करंट वैल्यू। ना ही आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट करंट वैल्यू पे होती है, ना ही क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी करंट वैल्यू पे होती है। तो ये इसका एक लॉस समझा जाता है, डिसएडवांटेज समझा जाता है। अगेन द क्वेश्चन इज सेम फॉर अस, वी हैव बीन गिवन 200 यूनिट, ऑलरेडी वी हैव एट द प्राइस ऑफ $10 पर यूनिट, 2000 इसकी प्राइस आ गई, राइट। आफ्टर दैट हमने 200 यूनिट 5 जनवरी को परचेज किए, 200 यूनिट परचेज किए $12 पर यूनिट के हवाले से 2400 के। अब हमने ये नहीं करना कि 2 बैचेस मेंशन करें, हमने ये देखना है कि 200 क्वांटिटी पहले से मौजूद थी, 200 मज़ीद परचेज की गई, टोटल क्वांटिटी होगी 400। स्टॉक की वैल्यू पहले थी 2000, अब है 2400, टोटल वैल्यू होगी 4400। अब 4400 को 400 से डिवाइड करेंगे
and you will get the average price. So it is $11. तो $11 आपके पास एवरेज प्राइस आ जाएगी. सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्राइस. पहले से जो स्टॉक मौजूद था उसमें न्यू जो स्टॉक ऐड किया, ख़रीदा, उसकी वैल्यू ऐड कर दी और फिर क्वांटिटी ऐड करके उसे डिवाइड कर दिया. 5 डेट के बाद हमने देखा कि 8 डेट को हमने इशू किए 300 यूनिट. अब ये जो 8 जनवरी को हम इशू कर रहे हैं 300 यूनिट, ये इसी एवरेज प्राइस पे इशू किए जाएंगे 11 पे, और बाकी हमारे पास रह गया 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 1100 के. दैन इसके बाद 8 के बाद 14 को परचेज़ किए 400 यूनिट, जिसकी वैल्यू 6000 बनी. अगेन 100 पहले से यूनिट मौजूद थे, 400 मज़ीद परचेज़ किए गए, 500 हो गए. वैल्यूएशन पहले 1100 थी, 6000 के मज़ीद ख़रीदे तो ये 7100 होगी. अब 7100 को 500 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास एवरेज प्राइस आ जाएगी 14.2. दैन इसके बाद आपके पास इशू किए गए 300 यूनिट. नेक्स्ट 18 डेट को इशू किए गए हैं 300 यूनिट. ये 300 यूनिट 14.2 के हिसाब से इशू किए जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे 4200. अब 200 यूनिट रह गए. 7100 में से 4200 का स्टॉक इशू कर चुके हैं, बाकी रह गया आपके पास 2900 का स्टॉक. 300 इंटू 14.2 4260 आ रहा है, सॉरी. सो 7100 में से 4260 लेस कर देंगे तो ये 2840 का स्टॉक रह जाएगा 14.2 की वैल्यू पे. एटीन के बाद 22 को हमने मज़ीद परचेज़ किए हैं कितने यूनिट, 300 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 20. अगेन 200 क्वांटिटी पहले थी, 300 मज़ीद परचेज़ की गई, 500 होगी. 2840 का स्टॉक पहले था, 6000 का मज़ीद परचेज़ किया, 8840 होगी. अब आप 8840 की जो क्वांटिटी है इसे डिवाइड करेंगे, कितने यूनिट हैं, 500 यूनिट से, तो एवरेज प्राइस आ जाएगी 17.68. और फिर आपने लास्ट में इशू कर दिए 200 यूनिट, तो 200 यूनिट जो इशू किए जाएंगे ये 17.68 प्राइस पे इशू किए जाएंगे, तो इनकी वैल्यूएशन क्या आ जाएगी 3536. 500 में से 200 यूनिट इशू कर दिए, बाकी रह गए 300. 8840 का स्टॉक था, जिसमें से 3536 का स्टॉक हमने इशू कर दिया, 3536 का. रिमेनिंग स्टॉक रह गया 5304. सो दैट इज़ हाउ इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड. नाउ कंसिडर करें कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 5304 है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड को अगर आप टोटल करें तो इन तीनों अमाउंट का आपने सम अप कर देना है. दिस इज़ 3300, 4260, 3300 plus 4260 plus 3536, it is 11,096. अब आप ये कंसिडर करें कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना है वो ये है कि FIFO मेथड से जब हमने स्टॉक की वैल्यूएशन की तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही थी 6000, ठीक है. जब हमने LIFO मेथड से स्टॉक की वैल्यूएशन की तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 4500, और जब हमने एवरेज मेथड से कैलकुलेशन की तो स्टॉक की वैल्यू होगी 5304, राइट.
तो यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं FIFO मेथड के तहत LIFO, बल्कि FIFO वेटेज एवरेज एंड LIFO। यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक 6,5304 एंड 4500 आ रहा है। अच्छा, अब इसको आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? अगर आप ये यहाँ पे कंसिडर करें तो फर्स्ट टाइम हमने जो स्टॉक परचेज़ किया था वो $12 का था, फिर हमने परचेज़ किया $15 का, और फिर उसके बाद परचेज़ किया $20 का। तो आपके पास हर दफ़ा प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो ये कहलाएगा इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस। तो राइजिंग प्राइसेस का ये केस आ जाता है। तो राइजिंग प्राइसेस में आप याद रखें कि आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन जो FIFO मेथड से की जाती है वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू एवको, और एवको मेथड से जो स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू LIFO, राइजिंग प्राइसेस के केस में। और अगर हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड की बात करें, अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर FIFO की ग्रेटर आ रही है तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ग्रेटर आएगा तो प्रॉफिट भी ग्रेटर आएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर FIFO मेथड इज़ ग्रेटर देन और लेसर देन FIFO, तो आपने बताना है ग्रेटर देन, क्योंकि आपके सामने हमने प्रूव भी किया कि FIFO मेथड से स्टॉक की वैल्यूएशन ग्रेटर आती है। तो अगर स्टॉक की वैल्यूएशन ग्रेटर आएगी तो साथ में आपके पास प्रॉफिट की वैल्यूएशन भी ग्रेटर आएगी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ को अगर हम कंसिडर करें तो FIFO मेथड से हमने जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ किया था 10,400 वैल्यू थी, LIFO से इसकी वैल्यू 11,900 थी। 10,400, 11,900, और जब हमने वेटेज एवरेज को देखा था तो ये वैल्यू थी हमारे पास 11,096। तो यहाँ पे अगर हम स्टॉक की वैल्यूएशन राइजिंग प्राइसेस में कर रहे हैं तो वो FIFO की ज़्यादा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड अगर आप राइजिंग प्राइसेस के टाइम में करते हैं तो सबसे ज़्यादा LIFO की है, उससे कम वेटेज एवरेज की, और सबसे कम 10,400 FIFO की। सो रिमेंबर दैट कॉस्ट और प्रॉफिट में इन्वर्स रिलेशन है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और इन्वर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगा। नाउ हम बात करते हैं अबाउट द पीरियोडिक वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड की। इसमें हम एक पीरियड के बाद कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक रह गया। पीरियोडिक वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड में कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी में जितनी भी रिसिप्ट की हैं, जितनी भी इस पीरियड में हमने रिसिप्ट की हैं, उन सबको ऐड कर दिया जाता है, और यूनिट जितने ओपनिंग इन्वेंटरी में थे उसमें जितने भी यूनिट रिसीव किए वो सब ऐड कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम सेम देखें तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने जो यूनिट परचेज़ किए थे उनकी क्या वैल्यू थी। तो अगर आप इसके लिए एक सिंपल सा चार्ट बना लेते हैं तो वो कुछ इस तरह होगा। क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, अमाउंट। 200 यूनिट पहले से थे एट द रेट ऑफ $10, 2000 उनकी वैल्यू थी। फिर आपने परचेज़ किए 200 यूनिट एट द प्राइस ऑफ $12, तो ये 2400 आ गया। फिर आपने परचेज़ की 400 यूनिट एट द प्राइस ऑफ $15 पर यूनिट, 6000 आ गया। एंड देन आपने परचेज़ की 300 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 20। सो सिर्फ आपने परचेजेस को देखना है एंड नथिंग एल्स। अब आप ये देखें कि आपके पास टोटल कितनी क्वांटिटी परचेज़ की है। 4, 8, 1100 टोटल क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, और वैल्यू क्या इसकी 668, 16,400। तो आप क्या करेंगे, इसकी एवरेज प्राइस फाइंड आउट करेंगे। कैसे? टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से। तो ये आ जाएगी प्राइस 14.9090। 244, 44 और 12, 16,000, 4, 8, 1100, राइट। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने कितने यूनिट इशू किए थे।
इशू किए थे 300, 300 एंड 200, 800 यूनिट हमने इशू कर दिए। तो बाकी हमारे पास कितने यूनिट रह गए? 300, 1100 यूनिट थे, 800 यूनिट इशू कर दिए तो 300 यूनिट रह गई। तो क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास अब 300 यूनिट हैं। अगर एक यूनिट की वैल्यू 14.9 है तो 300 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, या आप इसे 300 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ 4472.72। सो दैट इज़ हाउ आपके पास पीरियोडिक वेटेज एवरेज में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। और अगर आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने 800 यूनिट जो इशू किए हैं उसे आप मल्टीप्लाई कर दें 14.90 से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोर रिकॉर्ड्स ऑफ रिसिप्ट इनटू द स्टोर एंड इशुएंस फ्रॉम द स्टोर। ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है स्टोर में। और व्हेन द स्टोर कंट्रोल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन पेपर बेस्ड सिस्टम, देयर कुड बी 2 सेपरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड। अगर आपका स्टोर कंट्रोल सिस्टम पेपर बेस्ड है तो 2 सेपरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। बिन कार्ड सिस्टम, बिन कार्ड जो है एक स्टोर डिपार्टमेंट रखा जाता है। बिन कार्ड इज़ यूज टू रिकॉर्ड, क्या क्या रिकॉर्ड करता है ये इंपॉर्टेंटली आपने आइडेंटिफाई करना है। क्वांटिटीज़ ऑफ गुड रिसीव्ड, क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स इशूड एंड करंट इन्वेंट्री बैलेंस, यानी कितनी क्वांटिटी आपने रिसीव की, कितनी इशू की और कितना बैलेंस रह गया, ये बिन कार्ड सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है। कितनी क्वांटिटी रिसीव की, कितनी क्वांटिटी इशू की और कितना बैलेंस क्वांटिटी में रह गया। जबकि इन्वेंट्री लेजर सिस्टम में भी यही चीज़ लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू भी लिखी जाती है। तो ये फ़र्क है इन्वेंट्री लेजर सिस्टम और बिन कार्ड सिस्टम का, कि बिन कार्ड सिस्टम में हम सिर्फ क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं। इन्वेंट्री लेजर सिस्टम में क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू भी, जो गुड रिसीव की हैं उनकी भी क्वांटिटी और वैल्यू, जो गुड्स इशू की हैं उनकी भी क्वांटिटी और वैल्यू, और जो करंट इन्वेंट्री बैलेंस है उसकी क्वांटिटी भी और वैल्यू भी, दोनों इन्वेंट्री लेजर सिस्टम में मेंटेन की जाती हैं। ऑर्डर साइक्लिंग मेथड, हमने ये भी तय करना है कि कितने यूनिट हमारे पास रह जाएं तो हम मज़ीद ऑर्डर प्लेस करें। सो क्वांटिटीज़ ऑन हैंड ऑफ ईच स्टोर आइटम आर रिव्यूड पीरियडिकली, उन्हें हर कुछ अर्से बाद रिव्यू किया जाता है। अगर आपकी आइटम लो कॉस्ट आइटम है तो एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे नाम दिया जाता है 90-60-30 टेक्निक। 90-60-30 टेक्निक। अब इसका मतलब क्या है कि जब इन्वेंट्री फॉल्स टू 60 डेज सप्लाई, जब इन्वेंट्री आपकी 60 डेज की सप्लाई से भी कम हो जाती है तो फ्रेश ऑर्डर प्लेस किया जाता है 30 डेज़ की सप्लाई का, ताकि आपके पास 90 डेज़ की सप्लाई मौजूद हो जाए। तो जैसे ही इन्वेंट्री का लेवल जो है वो 60 डेज़ की सप्लाई से कम हो रहा है, आप मज़ीद 30 दिन की सप्लाई ख़रीद लेते हैं ताकि आपके पास 90 डेज़ की सप्लाई मौजूद हो। सो दिस इज़ टू बी डन फॉर द लो कॉस्ट आइटम। एक और आपके पास सिस्टम है 2 बिन सिस्टम। ईच स्टोरेज आइटम इज़ केप्ट इन 2 स्टोरेज बिन, 2 स्टोरेज बिन में हर आइटम को रिकॉर्ड रखा जाता है। जब फर्स्ट बिन एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एन ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड फॉर रीसप्लाई, तब आप जो है फर्स्ट बिन को फिल करने का ऑर्डर प्लेस करेंगे, और इन द मीन वाइल आप सेकेंड बिन से सामान गुड्स इशू करेंगे। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की जाती है। मटेरियल इज़ क्लासिफाइड एज एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, और उसी बेस पे उसकी वैल्यूएशन को कंसिडर किया जाता है। एक और रूल आपके पास है पेरेटो 80-20 डिस्ट्रीब्यूशन रूल, which means that 80% of the value of store is accounted for by only 20% of store item. 80% of the value of store is accounted for by only 20% of store item. अब हम बात करेंगे मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट की। तो मटेरियल आपके पास एसेट है, एसेट के हवाले से ही इंक्रीज डेबिट साइड पे, डिक्रीज क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, जो कि इंक्रीज़ किस वजह से होगा, परचेज़ करने की वजह से होगा, या फिर स्टोर में सामान वापस आ जाए, फैक्ट्री से वापस आ जाए, तो तब भी आपके पास ये इंक्रीज़ हो जाएगा मटेरियल। जबकि डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री वो रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड पे, और डिक्रीज़ किस वजह से होता है, फैक्ट्री को सामान इशू करने की वजह से, या अगर गुड्स डिफेक्टिव हैं, क्वालिटी वाइज नहीं ठीक, इन्फीरियर क्वालिटी की हैं, तो आप उन्हें सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं, तब भी स्टोर से सामान आपका रिड्यूस हो जाता है।
तो इसके फॉर्मेट के मुताबिक हम सबसे पहले मेंशन करते हैं बैलेंस कि साल के शुरू में, पीरियड के शुरू में कितनी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। पेबल रिप्रेजेंट करेगा कि जो ड्यूरिंग द पीरियड हमने क्रेडिट पे मटेरियल परचेज़ किया। रिटर्न टू स्टोर, जो फैक्ट्री को हमने सामान इशू किया था और वो फैक्ट्री वालों की ज़रूरत से ज़्यादा था तो उन्होंने स्टोर को रिटर्न कर दिया। वर्क इन प्रोसेस के नाम से हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कि अगर हम डायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं फैक्ट्री को तो उसे वर्क इन प्रोसेस के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड, अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं तो उसे प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। इनकम स्टेटमेंट, कि अगर आपकी कोई इन्वेंट्री राइट ऑफ हो गई है तो वो आप इनकम स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। एंड मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, जो रिटर्न आपने सप्लायर को कर दिया, वापस कर दिया सप्लायर को, वो आपके पास क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टॉक टेकिंग आपके पास, जैसे पहली बात हुई, पीरियोडिक बेसिस पे भी की जा सकती है, कंटिन्यूस बेसिस पे भी। पीरियोडिक बेसिस पे स्टॉक टेकिंग जो है उसमें आप कोई एक डेट फिक्स कर लेते हैं, लाइक महीने की एंड की डेट, और उस डेट पे बैलेंस को चेक किया जाता है। और कंटिन्यूस परपेचुअल स्टॉक टेकिंग में इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम ये वो है जहाँ पे हर रिसिप्ट के साथ, हर इश्यूएंस के साथ इन्वेंट्री रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है। स्टॉक लेवल में आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल भी मेंटेन करते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इसलिए मेंटेन किया जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा यूनिट अपने पास स्टोर रखते हैं तो उनके लॉस हो जाने का ख़तरा है। लॉस हो जाने की वजह से आपको बिज़नेस में नुकसान हो सकता है, मींस ख़राब हो जाए वो यूनिट, आउट ऑफ फैशन हो जाए, आउटडेटेड हो जाए। सो दैट इज़ वाई एक लिमिट रख ली जाती है कि इससे ज़्यादा स्टॉक हम अपने पास मेंटेन नहीं करेंगे। सेकेंडली, जितना स्टॉक ज़्यादा आप अपने पास मेंटेन करेंगे उसको मेंटेन करने के हवाले से स्टोर स्पेस, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होंगे तो स्टॉक की कॉस्ट, मेंटेन करने की कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। सो हाउ टू एस्टिमेट दैट कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक लेवल की मेंटेन करनी चाहिए, ये कैलकुलेट करने के लिए, यानी मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने के लिए रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि कितनी यूनिट आप एक ऑर्डर में मंगवा रहे हैं। रीऑर्डर लेवल, कितने यूनिट आपके पास रह जाएं तो मज़ीद यूनिट प्लेस करने का ऑर्डर, मज़ीद यूनिट ख़रीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। माइनस मिनिमम यूजेज एंड मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम यूजेज ये कि आप पिछले एक साल का रिकॉर्ड चेक करते हैं, देखते हैं कि हर रोज़ आपसे कितने यूनिट डिमांड किए जाते हैं, उसमें कम से कम जो यूनिट डिमांड किए जाते हैं दैट इज़ सेड टू बी मिनिमम यूजेज। और लीड टाइम कहते हैं उस पीरियड को कि जब गुड्स परचेज़ करने के लिए आपने ऑर्डर प्लेस किया और गुड्स दोबारा रिसीव की। यानी मैंने 1 जनवरी को ऑर्डर प्लेस किया, 11 जनवरी को मैंने गुड्स रिसीव की, तो मेरा लीड टाइम 10 दिन का। तो पिछले एक साल का हम रिकॉर्ड देखेंगे, मुख्तलिफ डेट्स में हमने सामान के लिए रिक्वेस्ट की होगी सप्लायर से, कभी वो हमारे पास 10 दिन में सामान भेज देता है, कभी 20 में, कभी 15 में। तो वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि मिनिमम लीड टाइम क्या है। So this is the formula to be used to find out the maximum stock level. This is reorder quantity plus reorder level minus product of minimum usage and minimum lead time less कर देंगे। और मिनिमम स्टॉक लेवल इसलिए मेंटेन किया जाता है कि अगर आपके पास स्टॉक लेवल बहुत कम हो गया है, कोई कस्टमर आपके पास आया सामान ख़रीदने के लिए और आपके पास वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो कस्टमर ना सिर्फ आप उसको रिफ्यूज़ कर दें, वो आपके पास से खाली हाथ चला जाए, आपकी सेल्स ना हो, बल्कि इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि वो कस्टमर दोबारा कभी आपके पास ना आए, कोई दूसरा सप्लायर उसको इतने अच्छे तरीके से डील कर ले कि वो हमेशा चीज़ें उसी से ख़रीदे। सो दैट इज़ वाई बिज़नेस में कम से कम स्टॉक लेवल भी मेंटेन करने का रिकॉर्ड का लेवल मेंटेन किया जाता है। और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज़ रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। सो ये थी थ्योरी अबाउट मटेरियल फॉर F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे इसके बाद अबाउट द बेसिक पॉइंट्स ऑफ लेबर एंड देन ओवरहेड।